नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से अग्निपथ स्कीम यानी कि जो अग्निवीर स्कीम है मोदी सरकार की, उसको लेकर आलोचना हो रही है। लेकिन हाल में जो विवाद खड़ा हुआ वो तब हुआ जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे और लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि अग्निवीर अजय सिंह, जिसकी अभी मौत हुई थी जनवरी में और लाइन ऑफ ड्यूटी में ड्यूटी करते करते वो मारे गए थे, तो उसके बाद उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। और जिसको लेकर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाउस को, सदन को मिसलीड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो जैसे ही राजनाथ सिंह ने 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन बोला, तो उधर से राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि अजय सिंह के पिताजी ने कहा कि हमें पंजाब सरकार से मदद मिली है लेकिन केंद्र सरकार से हमें मदद नहीं मिली। उसके बाद जो आर्मी का जो पीआर मशीनरी है, जो पीआर उनका पूरा देखती है, उसके तरफ से एक ट्वीट आया ये कहते हुए कि देखिए हमने लगभग 70 लाख रुपए दे दिए हैं, 69.73 का कुछ लाख अमाउंट है वो दिया है, और 67 लाख यानी कि 67 लाख अभी और बचे हैं। ये बात आर्मी की पीआर मशीनरी ने कही। लेकिन कांग्रेस ने ये बताया और इसको ब्रेकअप दिया कि जो 67 लाख, जो 69 लाख समथिंग जो अमाउंट पे किया गया है उसमें 50 लाख तो कॉम्पेंसेशन दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। तो ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है और जो इंश्योरेंस का अमाउंट जो कि बैंक देता है, उसको सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपाकर क्रेडिट लेना चाह रही है कि उन्होंने मुआवजा दिया। तो जो मुआवजा सरकार को 1 करोड़ का देना चाहिए था वो सरकार ने नहीं दिया है। और इसी बात को कांग्रेस लगातार उठा रही है। अभी कांग्रेस के जो एआईसीसी डिपार्टमेंट के जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है, कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी 2 दिन पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी बातों को देश के सामने रखा था कि देखिए ये ब्रेकअप है और इस तरीके से सरकार झूठ बोल रही है। आज हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी हमारे साथ खुद मौजूद है। कर्नल चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और सर, ये जो पूरी सब ये समझना चाह रहे हैं, सबको ये लग रहा है कि दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। और लेकिन मैं जो सच्चाई है, जो कॉम्पेंसेशन की, ये जो कॉम्पेंसेशन मुआवजे को लेकर जो ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है, इसकी सच्चाई क्या है? इसमें झूठ कौन बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये देश को समझ नहीं आता। देखिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उनको अपने रक्षा मंत्रालय के बारे में जानकारी होनी अच्छी तरह से जरूरी है। उनको ये भी जानकारी होनी जरूरी है कि वो क्या कॉम्पनसेशन मॉडल इन्होंने अग्निवीर के लिए बनाया है और क्या डिफरेंस रेगुलर सोल्जर के मुताबिक इनका डिफरेंस है। तो बुनियादी असूल और बुनियादी जो हमारा सवाल है, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सब जगह जाकर संवाद करने के बाद सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, सभी नागरिकों से, सब तरह के तबकों से संवाद करने के बाद एक आवाज निकल के आई कि ये अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा, सेना, सैनिकों और युवाओं के लिए सही नहीं है, तो इसको जानना चाहिए। तो हमारा एक स्टैंड बड़ा क्लियर है कि अग्निपथ योजना ये खत्म होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का वायदा किया था, जिसको हम सड़क से लड़ते रहे। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनावों के बाद भी विपक्ष के नेता वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, और विपक्ष की जो आवाज जो उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर यात्राओं के जरिए सुनी है, तो उसको उठाने का उन्होंने काम किया, सही काम किया। और इस योजना को हम, और इसके साथ साथ तमाम जो जुड़े हुए मुद्दे हैं और भी मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, सब चीजें वो एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो उठा रहे हैं। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी अपने आप को नहीं मान रहे हैं, वो लीडर ऑफ पीपल, LOP, लीडर ऑफ पीपल अपने आप को मान रहे हैं। तो उनकी आवाज उठानी जरूरी। तो बड़ा मुद्दा वहां पर यह था कि जो सेना में सैनिकों के बीच में और सैनिकों की शहादत होने के में जो भेदभाव हो रहा था, उसके ऊपर बुनियादी मुद्दा वो उठाया था उन्होंने। अगर आप पूरी स्पीच सुने तो शुरुआत जो सेना में भेदभाव हो रही है, जो रेगुलर सैनिक, आम सैनिक और अग्निवीर के बीच में जो बात चल रही थी, उसमें उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वो एक अग्निवीर शहीद अजय सिंह के घर गए थे और
उनकी शहादत हुई, उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आज तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी कॉम्पनसेशन, मुआवजा, कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। और यही बात उन्होंने संसद में रखी। 18 जनवरी को हमारा शहीद अजय सिंह शहीद होता है और ये बात 6 महीने तक अगर उसको कोई सहायता राशि उस परिवार को नहीं मिलती है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमने भी शहादतें अपने सामने देखी हैं। सिस्टम है फौज के अंदर, एसओपीज हैं, यूनिट के पास, यूनिट अपने लोग भेजती है जो जो कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि परिवार को जानकारी नहीं है, परिवार संतप्त है, दुख में है, उसको जानकारी नहीं होती, उसको सब चीजों को पेपर कार्रवाई कंप्लीट करने के लिए सब तरह के जहां जहां से भी उनको बेनिफिट्स आने होते हैं वो सारी चीजें एसओपी के तहत तैयार करके परिवार तक पहुंचाई जाती है। और ये जिम्मेदारी सेना की यूनिट की है, सेनाओं की है, केंद्र सरकार की है कि उनके पास जो ड्यूज बनते हैं वो उनको पहुंचाया जाए। तो अगर परिवार कहता है कि उनको अभी तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है तो सही कह रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कह रहा। और जहां तक बात है, राहुल गांधी जी जो भाषण दे रहे थे, अपना जो मुद्दा ये उठाया, तो राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर बीच में आते हुए कहा कि अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सहायता राशि, अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेशिया, कॉम्पनसेशन, मुआवजा, ये सब एक चीज है, ये सब सिनोनिम्स हैं। लेकिन या बीमा ये मुआवजा नहीं हो सकता। तो जो बीमा राशि किसी जगह से अगर उनके पास आई है तो उसको आप, केंद्र सरकार अपनी किटी के अंदर, अपने क्रेडिट के अंदर डालकर सदन में या सदन के बाहर ये नहीं कह सकती कि ये हमने दिया है। देखिए, अभी तक जो उनको जो अभी तक उनको जो राशि मिली है, पंजाब सरकार ने मुआवजा राशि दी है, 1 करोड़ की मुआवजा राशि है। उसको मुआवजा कहते हैं, कॉम्पनसेशन कहते हैं, सम्मान राशि कहते हैं, जो पंजाब सरकार ने अपने स्टेट के एक शहीद को दी है। लेकिन उसके अलावा उसके परिवार को अभी तक 18 जनवरी को वो शहीद होता है और आईसीआईसीआई बैंक ने जो अपने खाता धारकों को, अकाउंट होल्डर्स को वो बीमा करते हैं, उनका इंश्योरेंस करते हैं कि अगर ये आपको हर नागरिक को लागू है कि वो आप उनके पास अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख अलग अलग कॉर्पोरेट्स के साथ या पंजाब पुलिस के साथ या किसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, डिफेंस फोर्सेस को बड़े अकाउंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक सभी उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सुविधाएं देते हैं। कई तरह की और सुविधाएं हैं जिनमें से ये सुविधा भी एक है। नहीं, तो क्या और ये सुविधा, कर्नल चौधरी, क्या ये सुविधा सरकार ये नहीं कहेगी कि ये भाई हमारी दी हुई सुविधा है, क्योंकि हमने जी ये नहीं, पॉलिसी बनाई भाई बैंक्स को, आर्मी पर्सनल्स को इस तरीके का इंश्योरेंस देना है? तो ये जो पॉलिसी है ये अगर सिर्फ सेना के लिए बनाई हुई होती तो हम फिर भी एक तरह से मान सकते हैं। लेकिन ये तो अगर खेत में हमारा किसान हल चला रहा है, सांप काट कर मृत्यु हो जाती है, तो हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार या अलग अलग सरकारें 25-25 लाख, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख ऐसे दे रहा है, किसानों को भी दे रहा है। अचानक उनको काम करते हुए अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाती है तो उसके लिए भी 25 लाख, 30 लाख। ये बैंक्स हैं, ये तो बीमा राशि है। ये बीमा को कॉम्पनसेशन से आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। जो ये बीजेपी की खास आदत है, ये दो चीजों को या किसी तरह से मुद्दे को घुमा फिरा कर, कंफ्यूज करके, लोगों के दिमाग में गलत बयानी करके, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। और जब आप सदन के पटल पर बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपने बोला है कि हम सहायता राशि देते हैं, सहायता राशि 1 करोड़ की।
राजनाथ सिंह ने ये बोला इस तरीके का झूठ या मिसलीड करने की कोशिश की मुआवजे पर, तो क्या उनको ये बात पता नहीं थी कि ये बात तो सामने आएगी और कांग्रेस इसका कच्चा चिट्ठा निकालेगी? आप लोगों ने ब्रेकअप भी दिया था, तो राजनाथ सिंह को क्या ये पता ही नहीं था कि इसका ब्रेकअप आप लोग निकाल लेंगे और इस तरीके से पूरे देश को बताएंगे? देखिए, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन में सही बात पेश करें। अगर वो नहीं कर पाए थे, तो प्रधानमंत्री का भाषण उसके बाद था। प्रधानमंत्री जी को पूरे तफसील से बताना चाहिए था कि हमारे कितने अग्निवीर शहीद हुए हैं और इन अग्निवीरों को हम कैसे कैसे, क्या कॉम्पनसेशन मॉडल है, क्या हम कैसे देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हर चीज को ट्रिविलाइज कर देते हैं, उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। वो कोई बात का सही तरीके से जवाब नहीं देते। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इस चीज को क्लैरिफाई करने की, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो राजनाथ सिंह जी का जो सहायता राशि का बयान है वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है, गलत है। वो उसके बाद देखिए, यहां पर ये खत्म नहीं होता है। ये परिवार जो है उसको आईसीआईसीआई बैंक से 50 लाख रुपए का मुआवजा 13 फरवरी को मिलता है। मुआवजा नहीं, बीमा राशि उनको 13 फरवरी को क्रेडिट हो जाती है, जो कि एक रीजनेबल पीरियड है। और जो आर्मी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हैं, वो 10 जून तक नहीं मिल पाती हैं। क्या कारण है कि 10 जून तक आपने नहीं दी? 10 जून को पहला उनको 48 लाख रुपए का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है, एजीआईएफ, वो सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। दे डू नॉट फॉल under the central government. They do not fall directly under the defense forces. वो एक अलग सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड बॉडी है। और वहां से अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई बीमा राशि आती है 48 लाख रुपए की, जो 10 जून को आई, आपका एक शहीद 18 जनवरी को शहीद होता है और आप 6 महीने तक सोते रहते हैं और आप उसको ना कोई इंश्योरेंस देते हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक को, कम से कम उन्होंने 1 महीने नहीं, के लेकिन कर्नल रीजनेबल चौधरी पीरियड के इसका अंदर किया। कर्नल चौधरी इसका मतलब ये है कि जो भारत सरकार की या जो रक्षा मंत्रालय जिस तरीके से कॉम्पेंसेशन को, मुआवजे को जिस तरीके से लोगों को मुहैया कराता है, जिस तरीके से प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब उसके सिस्टम में खामियां हैं, जिस सिस्टम की खामी को रक्षा मंत्री नहीं एडमिट करना चाहते, मोदी सरकार एडमिट नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये पूरी तरह से सिस्टमिक कोलैप्स है, सिस्टम का फेलियर है कि अगर आप अपने शहीद को 6 महीने तक कोई सहायता नहीं दे पाते, और जैसे ही शहीद हो जाता है कोई सैनिक, तो उसकी सैलरीज आनी बंद हो जाती है। तो क्योंकि वो सैलरी उस अकाउंट में नहीं जाती, फिर सैलरी माँ और बाप या वाइफ के जॉइंट अकाउंट्स के अंदर या जिस तरह से भी जो एक सिस्टम है उसके तहत जाती है। और उनके परिवार को 6 महीने हो गए तो उसकी सैलरी भी नहीं आनी, सैलरी भी बंद हो गई और दूसरे अकाउंट्स के अंदर सैलरी नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। और इस प्रकरण में राजनाथ सिंह जी राजनीति करने से बाज नहीं आए। उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी जी का वीडियो सामने आया 3 जुलाई को रात को 8 सवा 8 बजे के करीब, उसके बाद तुरंत प्रभाव से उन्होंने सेना को चाबी लगानी शुरू की और सेना का जो एडीजी पीएनआई है उससे कहा कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दो, जिसके ट्वीट के बारे में आप सबको जानकारी है। आपने इसमें देखा उन्होंने एकदम डैमेज कंट्रोल करते हुए, एक्चुअली में उनको इस राजनीतिक सिस्टम के अंदर नहीं घुसना चाहिए था। एडीजी पीएनआई ने रक्षा मंत्रालय की या रक्षा मंत्री की बात मानते हुए एक क्लैरिफिकेशन जारी की। उसमें कहा कि 98 लाख रुपीस दे चुके हैं। नहीं, लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही कर्नल चौधरी, जो आप बात कह रहे हैं कि वो तुरंत डैमेज कंट्रोल में आ गए, स्पोक्स पर्सन बन गए राजनाथ सिंह के कि भाई कहीं ऐसा ना हो रक्षा मंत्रालय को कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसकी छवि को दाग लग जाए, जो राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट किया है। तो आज ये जो रक्षा मंत्रालय है, क्या ये सेना के बारे में सोच रहा है या फिर रक्षा मंत्री की राजनीतिक छवि के बारे में सोच रहा है? क्या उसको वो ज्यादा प्यारी है? रक्षा मंत्रालय वो सिर्फ और सिर्फ
राजनाथ सिंह जी के बचाव के अंदर लगा हुआ है, डैमेज कंट्रोल के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि उनको 1 करोड़ की जो सहायता राशि है उसका जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। आपने अगर पार्लियामेंट में कहा है 1 करोड़ सहायता राशि, एक्स ग्रेशिया राशि हम दे रहे हैं, तो उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ सहायता राशि देनी पड़ेगी, जिसको बीमे से कंफ्यूज ना करें। चाहे वो बीमा आर्मी दे रही है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दे रही है, या कोई तीसरी एजेंसी दे रही है, आईसीआईसीआई बैंक दे रही है, प्राइवेट एजेंसी दे रही है, उसकी दिए हुए पैसे को अपने किटी में, क्रेडिट में डालकर आप ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह से मेरा 1 करोड़ रुपया बनता है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी जब आप इंटरजेक्ट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, या आपके पास प्रधानमंत्री का भाषण बचा हुआ था जिसके अंदर आप इसकी क्लैरिफिकेशन दे सकते थे वहां पर। लेकिन बीजेपी जब जब कहीं पे भी फंस जाती है तो सबसे पहले वो सेना की के पीछे जाकर छुप जाती है, और सेना के कंधों से जो है वो फिर अपना जो है मकसद साधने की कोशिश करती है। और इस राजनीतिक मकसद के साधने के चक्कर में उन्होंने एडीजी पी&आई, हमारे देश की सेना बड़ी सम्माननीय सेना है, पूरी तरह से अराजनीतिक है, वो देश के नागरिकों की है, वो ना किसी बीजेपी की है, ना किसी और सरकार की है, वो देश की सेना है। सुप्रीम कमांडर उसके राष्ट्रपति होते हैं। तो उसको आप प्रेशर करके उसको इस कटघरे में लाने की इनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने एडीजी पी&आई को कहा कि आप, या सेना को कहा कि आप इसकी क्लैरिफिकेशन फटाफट दे दें। और वो 1 घंटे, राहुल गांधी जी के भाषण जो वीडियो आया था उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल के लिए जल्दी जल्दी में बताया। लेकिन वो बताया तो उसके अंदर कई तरह की गलतियां आ गई। जब आप जल्दबाजी में या गलत चीज को आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो एक झूठ को बचाने के लिए कई सारी चीजें जो है गलतियां सामने आ जाती हैं। और जैसे ही एडीजी पी&आई का ट्वीट आया उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी सेनाएं अपने शहीदों को की वेलफेयर के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। हम काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, मानते हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप ट्वीट के अंदर अगर आप देखेंगे, 3 बड़ी खामियां हैं। पहली तो चीज ये है कि वो कहते हैं कि हमने अभी 98.3 लाख रुपीस दे चुके हैं। वो 98.3 लाख रुपीस कौन से हैं? जिसमें से 50 लाख आईसीआईसीआई का बीमा राशि, और 48 लाख आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की बीमा राशि। तो ये बीमा राशि है। जो असल में एक्स ग्रेशिया, जिसको मुआवजा राशि बोला जाता है, वो नहीं दिया गया। बाकी बची हुई है वो 67 लाख, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि हम अभी पुलिस वेरिफिकेशन कराकर दे देंगे। और 6 महीने लगते हैं कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। पहले तो ये प्रोसेस को मैं समझना चाहूंगा। हमने भी शहादतें देखी हैं, रीजनेबल टाइम 1 to 2 months होता है। यूनिट से सभी फॉर्म्स, ये वो सब चीज जो है प्रोसीजर के तौर पे सब चीज को ले जाकर परिवारों के पास ले जाया जाता है, या जो भी सत्यापन कराना है, जो भी कुछ कार्रवाई करानी है, वो कराने के लिए 1 से 2 मैक्सिमम 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी चीज प्रोसेस के अंदर। लेकिन 6 महीने लग गए। और अब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि 6 महीने को बचाने के लिए, 6 महीने का जो पीरियड आपका लैप्स हो गया है और आपने कुछ नहीं दिया, तो इसलिए उसको कवर अप करने के लिए आप कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ये 67 लाख रुपया हम दे देंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम वी आर कमिटेड, ये इस लाइन में वो कहते हैं वी आर कमिटेड टू डू द एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन of the welfare to be given to our soldiers and martyrs। अब ये 6 महीना क्या एक्सपीडिशियस है? नहीं। अब ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट में 3 खामियां हैं। पहली चीज, ये जो 98 लाख रुपीस के बारे में बात कर रहे हैं वो कॉम्पनसेशन नहीं है, मुआवजा नहीं है, वो इंश्योरेंस राशि है। और वो उसमें से भी 50 लाख वो प्राइवेट बैंक का पैसा है, उसको अपने क्रेडिट में लेने का काम ना करें, देश को गुमराह करने का काम ना करें। उसके अलावा दूसरी बात जो वो कहते हैं कि 67 लाख जो एक्स ग्रेशिया जो मुआवजा राशि है वो हम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे देंगे। वो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में एक और
इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज छपी है, ये आप लोगों से हम साझा कर देंगे। इसके अंदर एसपी खन्ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खन्ना और डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने ये कहा है कि हमारे सामने ये बात आई है कि सेना ने कहा है कि हम मुआवजा राशि शहीद के परिवार को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज तक, ये नीचे अगर आप देखें तो लास्ट में उन्होंने कहा है कि हमें अभी तक, इस लाइन में उन्होंने कहा है कि हमें आज तक सेना की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन, परिवार के पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी रिक्वेस्ट ना तो पेंडिंग है, ना ही आज तक रिसीव हुई है। इसके साथ साथ एक और चीज वो कहते हैं, वहां का जो पंजाब सरकार का सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड है, ब्रिगेडियर डीएस ढिल्लों, वो ये कहते हैं, दो सवाल उठाते हैं। एक तो कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन, यहां पर लिखा हुआ है ये, कि पुलिस वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है मुआवजा राशि के देने के लिए। आपके पास, हमारे पास फौज में हमारा हर चीज का लेखा जोखा हमारे रिकॉर्ड ऑफिस में होता है। उस रिकॉर्ड ऑफिस में ये भी मालूम है कि मैं कब पैदा हुआ, कब मैं ज्वाइन किया, और कितने मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, माँ बाप कौन है, उनके डीओ पार्ट 2 ऑर्डर्स होते हैं। तो सब चीज का ज्ञान उनके पास है, सब चीज की नॉलेज उनके पास है। अगर किसी भी और चीज की जरूरत होती है तो वो कि परिवार में कौन माँ बाप या डिपेंडेंट्स या वाइफ कौन कौन है, कि किसको कितना कितना परसेंटेज देना है, उसके लिए गांव का पटवारी या तहसीलदार या फिर एसडीएम वो उसकी शनाख्त करके देता है कि भाई ये इतने इतने परिवार में इतने लोग हैं, इसका ये परिवार ऐसे रहता है, और वो रिपोर्ट जाती है। और ये रिपोर्ट लेने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है, आपने 6 महीने लगा दिए। ब्रिगेडियर डीएस ढिल्लों साहब, ब्रिगेडियर ढिल्लों साहब ये भी सवाल ये भी कहते हैं कि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ की मुआवजा राशि इस परिवार को दी, और उसके लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया कि जो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस से पंजाब सरकार के पास आना चाहिए था, उसके बिना बिना आए उन्होंने इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सहायता राशि दी। अगर पंजाब सरकार 1 करोड़ सहायता राशि वो बिना बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट आए दे सकती है, और उन्होंने ये भी कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 11 मार्च को उनकी तरफ से एक लेटर गया जिसमें पंजाब सरकार ने कहा रिकॉर्ड ऑफिस से कि हमें इसका बैटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन उसके इंतजार किए बिना उन्होंने 1 करोड़ मुआवजा राशि दी। और जब केंद्र सरकार के पास अग्निवीर परिवार का, शहीद परिवार का सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके पास है, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट उनके पास है, तो सब चीज होने के बावजूद, और जैसे ही शहीद होता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वेस्ट होता है, जिस जगह पे यूनिट में होता है, और जिस जगह पे वो शहीद होता है उसी पुलिस स्टेशन के अंदर के साथ मिलके कोर्ट ऑफ इंक्वेस्ट होती है, वो सारे की तो ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जो डिटेल्स आप बता रहे हैं वो वाकई में भयानक है कि ये जो पूरा तरीका है अग्निवीरों को कॉम्पेंसेशन देने का, क्या सरकार ने इसको एक मजाक बना लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन करना है, मुआवजा देना नहीं है 6-6 महीने तक, और हम ये कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर स्कीम तो बड़ी अच्छी है, तो अग्निवीर आप बना के खड़ा कर दो, अग्निवीर बेचारा मर जाए, उसके बाद हम पलट कर सरकार देखेगी भी नहीं कि अग्निवीर के परिवारों के साथ क्या हो रहा है। तो ये क्या अग्निवीर के नाम पर सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये एक जो आपने कहा कि बड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि अग्निवीरों के साथ सर्विस में भी भेदभाव है, शहादत में क्या उनको देना है उसमें भी भेदभाव है, और जो उसकी डिसबर्समेंट है, शहीद होने के बाद जो डिसबर्समेंट हो रही है उसकी मुआवजा राशि के बारे में,
उसके अंदर भी कितना फर्क है। 6 महीने के अंदर, 6 महीने में तो 10 बार आप उसको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। हमारे प्रोसेसेस बड़े क्लियर हैं, प्रोसीजर्स क्लियर हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उनकी नीति गलत है, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है, और उनकी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है कि अग्निवीर को कैसे हैंडल करना है। तो ये एक बड़ी, एक भयावह सिचुएशन है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास अभी तक 14 अग्निवीर शहीद हो गए। 13 हो चुके थे 2-3 दिन पहले, और एक और हमारा अग्निवीर आगरा के अंदर एयरफोर्स का वो शहीद हुआ है। इन लोगों को भी अभी तक 13 में से, अब ये 14 हो गया तो उसको हम इसमें ऐसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 13 अग्निवीर में से अगर सिर्फ 2 को 1 करोड़ रुपया मिला है और बाकी लोगों को सिर्फ किसी को 3 या 4 ऐसे हैं जिनको 48 लाख आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो बीमा है वो मिला है, बाकी लोगों को जो बैंक से बीमा राशि मिलनी चाहिए वो बीमा राशि भी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि केंद्र सरकार इस अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को, अग्निवीरों को हैंडल करने में पूरी तरह से असमर्थ है। और एक और जो बात सामने आती है कि 2019 से लेके 22 के दौरान 75,000 के हिसाब से हमारे जो सैनिक रिक्रूट हुआ करते थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, तीनों में मिलाकर, वो 4 साल रिक्रूट नहीं हुए। तो हमारी सेना 3 लाख कम हो गई है, और जो अब भी रिक्रूट हो रहे हैं 40,000 हो रहे हैं 75,000 की जगह पर। तो आप ये लगा के चलो कि हमारी जो सेना 15 लाख थी वो 11 लाख रह गई है। इसका मतलब 25% स्ट्रेंथ रिडक्शन हो गई है। इस 25% स्ट्रेंथ रिडक्शन का ये एक नतीजा है कि हम अपने शहीदों के या घायलों को जो एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं कि 25% अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो लोग ऑपरेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे या बाकी और चीजें कर पाएंगे। तो ये एक सिस्टमिक फेलियर है। राष्ट्रवाद का इतना बुलंद झंडा गाड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार क्यों इस तरीके का खेल सेना के साथ करना चाह रही है? वो तो राष्ट्रवाद है, वो कहते हैं कि हम तो लोगों को घर में घुस के मारते हैं और वो दिन चले गए, अब तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उन्होंने अभी भी अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और घर में घुसकर मारते हैं। तो घर में घुसकर कैसे मारेंगे जब सेना ही उनके साथ नहीं होगी और उसी सेना को कमजोर करने में लगे हुए हैं मोदी जी? उनका एजेंडा क्या है? ऐसा है, मोदी जी को जानना चाहिए कि जब वो शाखा में जाया करते थे एक जवान की तरह, एक नॉर्मल आदमी की, एक 20-25 साल के एक युवक के होते हुए, तो उस समय में 1971 वॉर हुई थी जिसमें एक देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और एक और इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाया गया था। 93,000 सोल्जर्स को 1971 वॉर के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इसी हिंदुस्तान की फौज ने सरेंडर कराया था। और हमारी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने बड़े ही क्लियर शब्दों में यूएस में और यूएन में कहा था कि ये हमारा देश का इंटरनल मैटर है और हम अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। और आज तक की मिलिट्री हिस्ट्री की जो पढ़ाई है उसके अंदर 1971 की वॉर को सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक माना जाता है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर। और जिसमें हमने बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय सी किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन किया और किस तरह से ढाका को कैप्चर कर लिया और 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर करा दिया। तो मोदी जी, आप ये सर्जिकल स्ट्राइक की बातें बार बार ना करें, ये सेना की सिखलाई में है और ये हम लोग हमेशा करते रहे हैं। कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसने अपने समय के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स, आज ये नया शब्द आ गया सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन ये गोइंग across the border और going behind the enemy lines, cutting off their lines, और उनके जो रसद की जो सारी लाइंस हैं उनको काट के और फिर उनके ऊपर दबाव डालना या उनको घेर लेना, तो ये बड़ा पुराना एक टैक्टिक्स है।
और ये हम करते रहे हैं। तो इसलिए आप बार बार ये सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ना लीजिए, ये हमारे सिखलाई में है, ट्रेनिंग में है, और ये हर यूनिट के अंदर घातक प्लाटून्स हैं, वो जाती हैं, वो ये काम करते हैं जब भी जो उनका ऑपरेशनल रोल होता है। तो इसलिए उसके बारे में बातचीत हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मोदी जी हमें प्रीच ना करें, देश की सेनाएं सक्षम है, वो आपसे ना तो ट्रेनिंग लेती हैं, ना आपसे समझ लेती हैं, उनके पास अपना एक फिलॉसफी है, इथोस है, काम करने का सिस्टम है, वो करती हैं और सम्मानजनक तरीके से कर रही हैं, देश को महफूज रखेंगे। तो इसलिए सेनाओं को प्रीच करना बंद कर दीजिए। लेकिन सेनाओं का राजनीतिकरण जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं, वो राजनीतिकरण ना कीजिए। आप 2014 के चुनाव के अंदर देश में एक माहौल बनाया था राष्ट्रवाद का, देश को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, सेनाओं को मजबूत करेंगे, चाइना को आंखें लाल करके दिखाएंगे, और पता नहीं तमाम तरह की चीजें कह के वो आए थे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जो सेनाएं अपना काम कर रही थी, उन्हीं को ही उन्होंने राजनीतिकरण उनका करना शुरू कर दिया। कभी वो कहते हैं मेरी मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की, भाई मेरे सैनिक जो हैं वो घर घर से मिट्टी उठाकर लाएंगे। अरे, सेना का काम है सरहद पर रक्षा और सुरक्षा करना। जिसके हाथ में बंदूक होनी चाहिए, हथियार होना चाहिए, उसके हाथ में आप मिट्टी रखवाकर ये उठवाकर ये काम करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। अरे, सेल्फी पॉइंट आप बना रहे हो कैंटोनमेंट के अंदर। अरे, हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, क्या हमारे पास इक्विपमेंट है? हमारे बहुत सारी कैंटोनमेंट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगी हुई हैं, और बहुत चाइना के बॉर्डर के साथ लगी हुई हैं, ऑपरेशनल एरियाज के अंदर हैं। तो ऐसी जगहों पे सेल्फी पॉइंट आप बनाएंगे, हमारी जो खुफिया जानकारी है, कितने सैनिक हैं, क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है, क्या हमारा टैक्टिक्स है, क्या हमारा रोल है, क्या हमारे पास इक्विपमेंट है, किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, ये सेल्फी पॉइंट के जरिए हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। जब लोगों के साथ बीच में लोग आएंगे, और इसमें कौन लोग, आईएसआई के एजेंट आएंगे, कौन लोग बाहर के खुफिया तंत्रों के लोग आएंगे। तो ये आपने सेना का मजाक बनाने का काम किया। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हम सैनिकों को जब वो छुट्टी जाएंगे तो किसी ना किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर काम करेंगे। और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? वो बीजेपी आरएसएस की स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर काम करेंगे और बताएंगे कि वो यूनिट में जाने के बाद कि हमने क्या काम किया। ये सब चीजें उन्होंने राजनीतिकरण करने का काम किया, वो राष्ट्रवाद नहीं। उसके बाद लास्ट नेल इन द कॉफिन, इट वाज अग्निपथ स्कीम। हमारे उस समय के चीफ, जिन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है, जनरल नरवाने साहब ने, कि ये हमारी मांगी, हमारी डिजायर्ड एक पॉलिसी नहीं थी। हमने नहीं मांगा था इस अग्निवीर के लिए, हमने नहीं कहा था। उन्होंने उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी किसी और चीज में कहा था। आईएएस आईपीएस अधिकारी और कई तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी पहले 2 साल की आर्मी के साथ अटैचमेंट किया करते थे, आर्मी को समझते थे, देश के बॉर्डर्स को समझते थे। धीरे 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 करके उसको डाइल्यूट कर दिया गया। वो टूर ऑफ ड्यूटी उसके लिए बात कर रहे थे। वो टूर ऑफ ड्यूटी बात कर रहे थे कि जो स्कूल से बच्चे आते हैं, स्कूल में गर्ल्स गाइड, स्काउट्स, एनसीसी, ऐसे बच्चे जो फौज में ना आना चाहे, फौज में नहीं काम करना चाहे, तो उसके अलहदा एक और ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे 2 साल आकर काम करके चले जाए, जैसे अलग अलग किसी और कंट्रीज के अंदर भी है। लेकिन जो रेगुलर सैनिक से रेगुलर सेना थी, उसके अंदर किसी तरह का छेड़छाड़ के लिए उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा जो हमारी 15 लाख की जो सेना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये तीनों सेना अध्यक्षों के लिए, तीनों सेनाओं के लिए अग्निवीर योजना एक बहुत ही बड़ा शौक की तरह से आई थी। बहुत बड़ा एक उनको समझ नहीं आएगा कैसे इसको ऑब्जर्व करें। और उनको एक और चीज जो सामने आई कि 2019 से लेके और 22 के दौरान जो हमारी नोटिफिकेशन के तहत जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, उसको 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट होकर तैयार थे ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे। राजनाथ सिंह जी ने 3 महीने पहले, इससे लॉन्च होने से 3 महीने पहले कहा था कि हाँ, हम आपकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लेकिन अचानक उनको बेरोजगार कर दिया। तो ये जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चला है, ये देश की सेना को कमजोर करने का, और जिसके रिजल्ट्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये
अभी आप लेकिन देख अब लीजिए। फाइनल सवाल है गौरव चौधरी, जो अब फाइनल सवाल है, ये बातें काफी दिन से हो रही हैं और अब अग्निवीर क्योंकि इस चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, अब आगे जो 3-4 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और पॉसिबली दिल्ली में भी, तो फिर इन सब एरियाज में अब अग्निवीर को लेकर किस तरीके का कैंपेन कांग्रेस या इंडिया अलायंस करेगी? क्योंकि आप लोग बराबर ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो हम अग्निवीर स्कीम को वापस कर देंगे, तो अब ऐसे में इस मुद्दे को कैसे उठाया जाएगा? देखिए, जो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अग्निपथ योजना ना देश के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए घातक है। इसको जाना होगा। हम इसको स्क्रैप करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और लीगेसी जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है रेगुलर सेना की वो लागू करेंगे और 1.5 लाख जो बच्चे ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे उनकी ज्वाइनिंग करेंगे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। और जब से अग्निपथ योजना आई है तब से लेकर हम इस बात को उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया था कि शायद एक एजिटेशन हो गया, उसके बाद बच्चों की फोटो ले ली, परिवारों की फोटो ले ली, सेना को आगे कर दिया कि भाई वीडियोस ले लो, जो भी कोई अगर इसके खिलाफ बोलता है और उनको जो है सेना में भर्ती नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हुई तो लोग पीछे हट गए, बहुत सारे लोग हट गए, बहुत सारे दल हट गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और हम लोग, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, हम बिल्कुल क्लियर थे कि देश ज्यादा जरूरी है, सेना ज्यादा जरूरी है और देश बचेगा तो हम सब लोग महफूज रहेंगे। तो इसलिए हमने पिछले 2 साल से इसके ऊपर संवाद करते रहे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में बात करते रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बात की, हमने जय जवान कैंपेन लॉन्च की। 3 महीने तक लगातार हम पूरे कैंपेन के अंदर भी, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी लड़ते रहे। और जिस तरह से मैंने पहले भी आपको कहा कि हमने जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जननायक राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का वायदा किया है और उस लड़ाई को चुनाव तक, ये बीजेपी होता तो चुनावी जुमला बन के ये चुनाव तक रह जाता, लेकिन ये राहुल गांधी जी की गारंटी है कि लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने लगातार इसको उठाया है, संसद में भी अब राहुल गांधी जी इसको उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने, अगर आपको ध्यान हो कि जैसे ही ये अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया गया था, हमने 25 तारीख से लेके 25, 26 और 27 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन किया था कि जो बीजेपी के घटक दल हैं उनके जो 53 सांसद हैं जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े कि वो लोग अपने अपने इलाकों में अग्निपथ योजना के खत्म करने के लिए वोट मांग कर आए थे, तो उनको उनकी जवाबदेही तय हो कि वो अपने वोटर्स को या तो छल रहे हैं, अगर अग्निपथ खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे संसद में तो ठीक है, नहीं लड़ेंगे तो वो अपने वोटर्स के साथ छलावा कर रहे हैं। तो ये एक हमने प्रोटेस्ट किया और आगे भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में। हम मुहिम चला रहे हैं और ना हमारी मुहिम रुकी है और ना रुकेगी। आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स पूरे देश भर में चलेंगे कि अग्निपथ योजना खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए जहां पे चुनाव होंगे वहां पर भी, और जहां पर चुनाव नहीं होंगे वहां पर भी, और जो ये घटक दल जो बीजेपी के एनडीए के साथ दे रहे हैं उन घटक दलों के सांसदों के पास भी, हर जगह पर हम लोग आवाज उठाएंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक इस बात को लेकर जाएंगे। जिस तरह की राहुल गांधी जी ने कहा है कि अग्निपथ योजना उसको स्क्रैप करेंगे, तो हमारा लॉजिकल स्टेप यही है, कंक्लूजन यही है कि इस योजना को खत्म करेंगे। चाहे उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, ये मोदी सरकार जाएगी और हम आएंगे, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आएगा। हम कलम की ताकत जिस दिन हमारे पास आएगी हम इस योजना को खत्म करेंगे।
नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि क्या अग्निवीर स्कीम ही एक इकलौती ऐसी स्कीम है जो मोदी सरकार को गिराएगी? अब इस तरीके का कैंपेन आप लोग चलाएंगे? देखिए ऐसा है, मोदी सरकार बैसाखियों पे खड़ी है। अब वो पता नहीं कौन सी बैसाखी किस समय गिर जाए। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, अग्निपथ भी है, किसानों के मुद्दे भी है, महिलाओं के भी मुद्दे हैं, मणिपुर के भी हैं, सुरक्षा के हैं। और जिस तरह से हमारे आप ये देख रहे हैं, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो कोई JNK के अंदर, कुलगाम के अंदर, पुलवामा के अंदर कई जगहों पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं। तो आप ये जैसे देखा होगा, पिछले जून के महीने में हम तकरीबन 10 के करीब अपने सैनिक खो चुके हैं। 4 दिन लगातार, 8, 9, 10, 11 जून को लगातार आतंकी हमले हुए। पिछले 2 दिन से फिर दोबारा से आतंकी हमले हो रहे हैं। तो ये हमारी सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो ये सेना कमजोर हो रही है, और ये एक आप पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि ये ऑपरेशन, क्योंकि 25% सेना कम हो रही है तो कहीं ना कहीं तो गैप्स आएंगे। तो ये गैप्स डिप्लॉयमेंट पैटर्न के अंदर भी आएंगे। ये डिप्लॉयमेंट पैटर्न के अंदर जो गैप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, आप पूरे एरियाज को कवर नहीं कर पाते हैं। आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, AOR बोलते हैं, या डिप्लॉयमेंट एरिया होता है, वो बढ़ जाता है। फ्रंटेज आपका जो आप एक जी। मिनट, फ्रंटेज आपका बढ़ जाते हैं तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो अब आपने जिस तरह से देखा होगा कि जिस तरह से स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी हुई है, क्योंकि सेना की वहां पे स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दी, तो 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाहियों को, सेनाओं को, उनको इंडक्ट करना पड़ा, ताकि वो जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या कॉम्बिंग अप ऑपरेशंस या क्लीन अप ऑपरेशंस कैरी आउट कर सके। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी इस योजना की वजह से सेना में उनकी कैपेबिलिटीज में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और इसके लिए ये एक बड़ी योजना है जिसके खिलाफ देश में मेक एंड ब्रेक होगा, क्योंकि हमारा देश का हर नागरिक अपनी सेना के लिए, सेनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अपने शहीदों के लिए बहुत ही भावुक है। और इसके लिए वो पार्टी लाइंस को नहीं देखता है, वो देश की सुरक्षा को पहले अपने सामने रखता है। और इसलिए मुझे यकीन है कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा मोदी सरकार का अग्निपथ योजना। कल चौधरी, बस मेरा अब ये आखिरी सवाल है आपको कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब चीजें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार ने सेना के साथ क्या किया है, सेना को कमजोर करने का काम किया है, सेना के साथ धोखाधड़ी का काम किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि केवल और केवल मोदी सरकार ने सेना के साथ धोखा और झूठ और फरेब ही किया है? तो इसके लिए मोदी जी के लिए क्या सजा होनी चाहिए अगर ऐसा उन्होंने किया है तो? देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में सजा देने का प्रावधान जो है वो या तो जनता के पास है या कोर्ट्स के पास है। हम्म। हम लोग जनता की आवाज है, जनता की आवाज उठा रहे हैं, और जनता ने मैंडेट इस बार मोदी जी के खिलाफ दिया है। और जो ये 400 पार का नारा देते थे तो सिर्फ 240 पर रुक गए हैं। और तकरीबन पिछली बार इनके 302 थे, अब 240 रह गए। और जो सैनिकों की नर्सरी कहे जाने वाले जो इलाके थे, या कैचमेंट एरियाज जहां पे जहां से सेना में सैनिक आया करते थे, रिक्रूट्स हुआ करते थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया, और वहां पर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये हार गए। तो ये मोदी जी को सजा देने का उन्होंने काम किया है। और तकरीबन 75 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर ये 2000 से कम मार्जिन से जीते हैं। तो रेजर थिन मार्जिन के ऊपर ये चल रहे हैं। अब उसमें कितनी उन्होंने ईवीएम के जरिए कैसे कैसे धांधली की है, क्या क्या किया है, और जिस तरह से उन्होंने सत्ता को हथियाने का काम किया है, अगर ये बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते तो मुझे पूरा यकीन है कि मोदी सरकार 100 या मैक्सिमम 120 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती थी।
तो ये जनता की तरफ से उनके खिलाफ एक मैंडेट है, और जनता का मैंडेट बहुत बड़ा मैंडेट होता है, और इनको चाहिए कि उनकी आवाज सुने, अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म करें, वरना जनता आपको माफ नहीं करेगी। बाकी रही बात देश को कमजोर क्यों किया, कैसे किया, हमने एक श्वेत पत्र का डिमांड किया है, जिसके तहत कि जब अग्निपथ योजना लाए गए थे, सेनाओं ने क्या कहा, राजनाथ सिंह जी कहते हैं 158 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने संवाद किया, बातचीत की। ये 158 ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमें तो समझ नहीं आती। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया है। हमने यहाँ 4 स्टेक होल्डर्स हैं। पहली चीज, या 5 कह लीजिए, पहला तो स्टेक होल्डर है देश, दूसरी तीनों सेनाएं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे युवा। अगर ये सभी लोग इस चीज से खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये इन 5 स्टेक होल्डर्स के अलावा अगर आपने किसी और एजेंसी से पूछा है, किसी प्राइवेट एजेंसी से पूछा है, अडानी से पूछा है, या बिजनेस हाउसेज से पूछा है, या फिक्की से पूछा है, तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। वो इररेलेवेंट है। जो मेन स्टेक होल्डर्स है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और युवा, अगर आप इनसे पूछेंगे, इन्होंने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। तो इसलिए हम श्वेत पत्र जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि जो आपने नोटिंग्स थी, सेनाओं ने क्या लिखा, उनके डाइसेंट नोट क्या थे, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, देश को पता होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे अग्निवीर शहीद हो रहे हैं, उनको क्या कॉम्पनसेशन मॉडल आपने दिया, उसके बारे में देश को पता होना चाहिए। कितने शहीद हुए, कितने उनमें से सुसाइड हुए, क्यों सुसाइड हो रहे हैं, क्या उनकी रॉबस्टनेस है, मेंटल या फिजिकल रॉबस्टनेस है, क्या वो पूरी तरह से ऑपरेशनल एरिया में जाने के लिए फुली ट्रेंड है, नहीं है। और ये सब तमाम चीजें हैं कि सेना की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कम हो रही है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, सब चीज के ऊपर हमने एक श्वेत पत्र मांगा है, और वो श्वेत पत्र नहीं देंगे तो संसद में इसके ऊपर सवाल हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी, और देश उनको सजा देगा। मोदी जी की सजा जो है देश की आवाम देगी। Thank you so much, Colonel Chaudhary. It was wonderful having you on the program. Thank you, sir. Thank you very much.